ये लोग वापस आ गए यूएस में। अब ये जब लोग वापस आए ना, तो ये अकेले नहीं आए, अपने साथ किसी को लेके आ गए। और अचानक से बाबा जी, जो लड़के के पापा, उन्हें बोलते हैं कि सरदार जी यहाँ तो बड़ी अजीब चीज़ है, मेरे को तो हर ग्रेवयार्ड के ऊपर भूत खड़ा दिख रहा है। और वो पता क्या बोलती है, मेरे साथ, मेरे पास कम से कम 40,000 आत्माएं हैं, तू एक को निकालेगा मैं दूसरे को डालूंगा, तू तीसरे को निकालेगा मैं चौथे को डालूंगा। मतलब नेक्स्ट रियल हॉरर एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा है एक। ये मैंने अभी तक कहीं ना बताया ना पब्लिश करा, हालांकि मैं ज़्यादातर पब्लिश नहीं कर पाता। तो ये मेरे पास आया था यूएस से, और यूएस में एक आदमी थे, उन्होंने अपना पूरा इंसिडेंट बताया कि यूएस में वो गए थे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो उनकी एक वहाँ पर मुलाकात होती है कंपनी में एक लड़की से, और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वो जो लड़की थी वो कभी इंडिया नहीं आई, हालांकि वो शायद पंजाब से रिलेटेड थी, लेकिन वो कभी इंडिया नहीं आई थी, या गुजरात से रिलेटेड थी। लेकिन उस लड़की का बोर्न एंड ब्रॉट अप पूरा यूएस में हुआ था, और वह कभी भी इंडिया नहीं आई थी। उसको हिंदी भी नहीं आती उस लड़की को, ठीक है। वो आपस में इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशन करते थे। तो क्या हुआ, जब लड़का चला गया था, तो लड़की से शादी के बाद उसने अपने पेरेंट्स को, लड़के ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था अपने घर पे। और उनका जो लड़का जो है वो पंजाबी है, तो पूरी पंजाब से जो फैमिली थी, मम्मी पापा थे उसके, वहाँ पर उसने यूएस बुला लिया। अब क्या हुआ, यूएस में ना एक चीज़ है कि आप इतनी आराम से बाहर घूमने नहीं निकल सकते। जैसे इंडिया में होता है, किसी भी पार्क में घूमने चले गए, ऐसे चले गए वैसे चले गए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। पार्क घर के इतने पास नहीं होते, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कहीं भी खोद दिया, कुछ भी बना, ठीक है। तो होता क्या था, उसके जो मम्मी पापा थे घर में कैद रहते थे, फिर बच्चा हो गया उनका, तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बच्चा बड़ा भी हो गया। तो धीरे धीरे क्या था, चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन जो लड़का था उसने बोला कि पापा काफ़ी टाइम हो गया, हमारा जो पंजाब वाला घर है ना, आप एक काम करो, जाओ इंडिया और उसे बेच दो, हम यहीं रह लेंगे। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 6 साल हो गए थे वो इंडिया नहीं गए थे, ठीक है, जो फैमिली थी। अब उसके पापा बोले कि ठीक है, एक काम कर, इस बहाने मैं अपनी रिश्तेदारी से भी मिल लूँगा। तो वो वहाँ इंडिया पहुँच गए फ़्लाइट पकड़ के। अब हुआ क्या, जब उन्होंने घर के दरवाजे खोले, तो वहीं से सबसे पहले उन्हें नेगेटिव वाइब्स आ गई। क्योंकि आप एक चीज़ को समझना, सनातन धर्म में बोलते हैं कि अगर आपका घर के अंदर 6 महीने 1 साल के अंदर दिया नहीं जला, पूजा नहीं हुई, और वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो जो सरदार जी थे, उनके पापा, वो गए घर में, और उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने किसी को बुलाया, घर की सफाई वफाई करवाई। 6 महीने 1 साल बाद वो मतलब 6 महीने 1 साल से बंद पड़ा था, तो उसको घर को साफ़ वाफ करवाया पूरा। जब घर को साफ़ करवाया तो सारी चीज़ें निकलवा दी उसमें से। अब 1 डेढ़ महीने ये रहे होंगे जहाँ पर उसका ख़रीदार कोई नहीं मिला उस घर का। तो जो पापा जी थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब रहने लगी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और उसने एक दिन अपने बेटे को फ़ोन कर दिया यूएस में कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, आप मुझे वापस बुला ले, मेरे को यहाँ नहीं रहना। क्योंकि रिश्तेदारी भी बहुत दूर दूर थी, ज़्यादा मिलना मिलना किसी से था नहीं। और अगर आप बहुत टाइम बाद आते हो ना, तो आप एडजस्ट हो ही नहीं पाते। वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। उसने अपने लड़के को बोल दिया कि मेरे को वापस बुला ले, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे नहीं बैठ पा रहा। तो लड़के ने बोला ठीक है, आप लोग फ़्लाइट पकड़ो, 3-4 दिन बाद की आ जाओ। ये लोग वापस आ गए यूएस में। अब ये जब लोग वापस आए ना, तो ये अकेले नहीं आए, अपने साथ किसी को लेके आ गए। हुआ क्या, जब ये लोग वापस आए, तो जो वाइफ थी, जिनको हिंदी भी नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं आती, धीरे धीरे पापा जी की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, और जो वाइफ थी उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। और बिगड़ भी कैसे रही थी, जैसे रात का टाइम होता था, तो वो अचानक से उठ के बैठ जाती, कभी गुजराती में बात करती, कभी हिंदी में बात करती, कभी पंजाबी में बात करती। और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, जो हस्बैंड है उनको नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा। बच्चे तो वहाँ अलग सोते हैं, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं। तो ये जब पूछने जाते कि उससे कि तू ठीक है, क्या बड़बड़ा रही है। हालांकि लड़का जो है वो तो हिंदी पंजाबी सब जानता है, लेकिन लड़की का बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ तो उसे कोई लैंग्वेज आती ही नहीं, लेकिन वो हिंदी में भी बोल रही है, वो गुजराती में ही बोल रही है, वो अपने पंजाबी में ही बोल रही है। और लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या हो गया तेरे को, क्या नहीं हो गया। तो वाइफ उसे धक्का मारती है और बोलती है कि मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र हूँ मैं। तो वो हैरान हो जाता है कि भाई नरेंद्र, मतलब मैं समझा नहीं। तो उसकी जो वाइफ होती है बेहोश हो जाती है। और ये इंसिडेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं कि डेली रात को वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है और पूछने पे एक ही चीज़, मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र हूँ, मैं नरेंद्र हूँ, नरेंद्र हूँ।
तो शायद उसको लगता है लड़के को कि मेरी वाइफ को कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। वो लोग इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे नहीं आते जैसे इंडिया में है, चलो चलो बाबा के पास चलो। वो सोचते कि कुछ ना कुछ ऐसा बीमारी हो गई है, कोई डिसऑर्डर, कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, वो उसे हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाते हैं। तो घर पे उस लड़के के मम्मी पापा होते हैं, बच्चा होता है। हस्बैंड जब हॉस्पिटल में लेके पहुंचता है तो जब डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं तो ये हिंदी में गाली देना शुरू कर देती है लड़की डॉक्टर्स को। और डॉक्टर्स को तो क्या ही पता होगा, उन्हें खुद हिंदी नहीं आती, उन्हें तो ये लगता है कि कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही है। तो प्रॉब्लम जब बढ़ती है जब ये लड़की क्या करती है, डॉक्टर के हाथ पे काट लेती है। वो उसे कुछ पट्टी वट्टी कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन ये लड़की उसके हाथ पे काट लेती है। और डॉक्टर ने जब ये देखा कि ये केस तो आउट ऑफ सिलेबस होता जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेचर पे उसके हाथ बांध देते दोनों की लड़की अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। अब ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी रही होती हैं, तो जो पापा जी होते हैं वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाते कि हो क्या रहा है। तो पापा जी को सारी बात बताई जाती है कि जो वाइफ है इस तरीके से बोल रही, मैं नरेंद्र हूँ। तो जब उसके पापा सुनते हैं नरेंद्र वाली बात, तो उनको लगता है भाई कि ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, ये वो केस है जो हाथ से ऊपर जा रखा है। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर यूएस में एक बाबा जी पंडित जी को कुछ बात करी। वो एक दिन देखने आए तो उन्हें समझ में ही नहीं आया है क्या। उन्होंने फिर इंडिया में बात करी, जो उनके सीनियर थे कोई, इंडिया वालों ने बोला कि अगर आपको सही कराना है, कुछ भी कराना है, तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि बाबा जी को कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारा यहाँ पर सब कुछ स्टेबल है और एक अचानक से मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। कुछ गाड़ी वाड़ी की ईएमआई चल रही, कुछ घर उन्होंने खुद का खरीद लिया था, उसकी ईएमआई चल रही थी। तो इन्होंने बाबा जी का तत्काल में पासपोर्ट बनवाया और बाबा जी को ही वहाँ बुला लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो बाबा जी जब पूरे रास्ते में आ रहे थे उनके सामने बहुत सारे ग्रेवयार्ड पड़े थे। और अचानक से बाबा जी, जो लड़के के पापा, उन्हें बोलते कि सरदार जी यहाँ तो बड़ी अजीब चीज़ है। तो सरदार जी बोलते क्यों, क्या हुआ? बोले कि मेरे को तो हर ग्रेवयार्ड के ऊपर भूत खड़ा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये अपने इंडिया जैसे क्रियाक्रम तो है ही नहीं, वहाँ तो सीधा दफना दिया, तो आत्मा को शांति क्या मिली। अब हुआ क्या, जब वो इनके घर पहुँचे तो खड़े होके बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई साहब कम से कम 10-20 हज़ार आत्माएं हैं, किस किस को निकालूं इस लड़की के शरीर से। जब उनके ऊपर क्रिया का काम शुरू करा लड़की के ऊपर, तो वो पर्सनालिटी निकल के आई नरेंद्र की। और वो पता क्या बोलती है कि मेरे साथ, मेरे पास कम से कम 40,000 आत्माएं हैं, तू एक को निकालेगा मैं दूसरे को डालूंगा, तू तीसरे को निकालेगा मैं चौथे को डालूंगा। मतलब जैसे मेन हेड नरेंद्र है and Yes. उसके अंडर बाकी पूरी टीम है। तो उसने करा क्या था, वो तो इंडिया का था नरेंद्र, ठीक है, और इंडिया से आके उसने क्या कर लिया था, पूरा टेक ओवर कर लिया वहाँ पे जितनी भी आत्माएं थी। वो क्या करता था, अब जो बाबा होते थे वो एक आत्मा को निकालते, नरेंद्र क्या करता, खुद सामने नहीं आता और जो फॉरेन कंट्री की आत्मा उसे डाल देता। कोई पर्शियन में बात कर रहे हैं, कोई रशियन में बात कर रहे हैं, कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई उसमें फ्रेंच में, कोई स्पेनिश में, कोई इटालियन में, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बाबा जी उतारे दूसरा चढ़ जाए, उतारे दूसरा चढ़ जाए। बाबा जी ने बोल दिया कि जी अपना देश तो है नहीं, आपको इंडिया ही आना पड़ेगा। तो बाबा जी से बोला गया पहले तो ये पता करा जाए नरेंद्र है कौन। वहाँ पर और उनको जो बाबा पंडित थे वहाँ पे, मॉन्क थे ओल्ड, उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि एक पूरे दिन हमें यज्ञ करना पड़ेगा, पहले तो नरेंद्र की जो चीज़ है उसे पकड़ना पड़ेगा कि नरेंद्र है कौन। उन्होंने लगातार 1 दिन तक यज्ञ किया, तब वो नरेंद्र सामने आया। तो नरेंद्र से पूछा भाई तू क्या है क्या नहीं है, तो उसने बताया कि मैं इंडिया में था, मेरे बेटे से मेरी कुछ बातचीत बिगड़ी थी, तो मेरा बेटा गुस्से में घर छोड़ के चला गया, मेरे को हार्ट अटैक आ गया था और मैं मर गया। और जब मेरी आत्मा निकली तो मैं अपनी एज पे तो मरा नहीं, मैं तो वो था कि टेंशन डिप्रेशन में और हार्ट फेलियर से मर गया। तो मैं इनके घर में जाके रहने लग गया, वो बंद पड़ा था। सरदार जी आए, जो सरदार जी थे वो मेरे को सही लगे, मैं इनके शरीर में घुस गया, वो मेरे को यहाँ यूएस में लेके आ गए। और इसकी लड़की जो थी वो बहुत सीधी थी, बिल्कुल सही थी, उसके कोई उल्टे कर्म नहीं थे, मैंने उस पर टेक ओवर कर लिया। और जो वाइफ थी उसने कभी पूजा पाठ की ही नहीं, वो हिंदू धर्म के बारे में जानती ही नहीं है, तो उसे टेक ओवर करना बहुत आसान था। अब क्या हुआ, फिर बोले कि सॉल्यूशन क्या है, नरेंद्र को वहाँ पे बांध के रख दिया लड़की की बॉडी के अंदर। और वो मल्टीपल पोजेशन का केस बन गया एकदम से, कि कभी नरेंद्र आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी कोई आत्मा आ रही है, कोई ल्यूक्स, कोई एलेक्स, पता नहीं कौन कौन आ रहा है उसकी बॉडी के अंदर, और अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कोई गुजराती आ जाता है कभी अचानक से, कोई बंगाली आ जाता है, कभी हिंदी में बात कर रही है। तो उसको बोला गया एट द एंड फाइनल करना क्या है, नरेंद्र को बांधा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दो,
मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, अगर मेरा बेटा मुझे मिल गया तो मैं निकल जाऊँगा। भाई नरेंद्र से पूरा पता पूछा गया, इंडिया में जो दूसरी रिश्तेदारी थी उनसे बात करी गई, उनसे बोला कि उस लड़के से बात करवाओ, फ़ोन पे बात करवाया। तो लड़की जो जो बता रही थी उसके पापा के बारे में, वो लड़का कंफर्म कर रहा था, हाँ ये तो मेरे पापा की आदत थी, हाँ वो तो बीड़ी पिया करते थे, हाँ वो तो ऐसे घूमा करते थे, एक एक चीज़ कंफर्म करी। उसके बाद बोले कि भाई हम आएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे ही मिलवा के हम वापस ले जाएंगे। ये लोग हस्बैंड वाइफ एयरपोर्ट पहुँचे तो वो जो लड़की थी वो अपने बेटे के गले लग लग के रो रही है, उसके जो नरेंद्र का लड़का है उसकी पूरी फैमिली के गले लग के रो रही है। और हस्बैंड तो चिढ़ेगा ही कि वो भाई पापा तो तेरा होगा, मेरी तो लुगाई है। हाँ, तो वहाँ पर ये सारा सीन चल रहा है। अब अपनी वाइफ को लेके गया कोने में, बोला अगर नरेंद्र जी अगर आपको तसल्ली मिल गई हो तो अब बॉडी छोड़ दो आप। बोला ठीक है, और उसकी वाइफ बेहोश हो गई। ये अपने वापस यूएस लेके आ गया। 1 से 2 महीने सब कुछ सही रहा। उसके बाद नरेंद्र जी फिर वापस आ गए, फिर दोबारा वापस आ गए। और अब डिमांड क्या है, मेरे को सीधा बोल रहे हैं, मेरे को तो ये लड़की अच्छी लग रही है, मैं तो इसे लेके जाऊँगा इन द सेंस अपने साथ, मार दूंगा, लेके चला जाऊंगा दूसरी दुनिया में। क्योंकि लड़की बहुत पवित्र है, ऐसी आत्मा जल्दी से मिलती नहीं है, भगवान इसको दिखते ही नहीं है। अब क्या हुआ, इसकी जो फैमिली है फिर दोबारा इंडिया विजिट करती है। उन्होंने फ़ोटो वीडियोस भेजी है बट पर्सनल है। वापस आए, फिर ये किसी उड़ीसा के टेम्पल में गए। वहाँ पे जाके वो जो वहाँ पर बाबा बैठते थे वो लिटरली क्या करते थे, एक एक आत्मा को निकालते थे, एक एक आत्मा को निकालते थे। फिर भी जो मेन बात थी वो ये थी कि कई आत्माएं आके ये बोलती थी कि हम तो इसके शरीर में आना ही नहीं चाहते, वो जो नरेंद्र नाम का इंसान है उसने हमें कैद कर रखा है। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि साले पहले तो नरेंद्र को निकालो इसको, जब तक ये नरेंद्र नहीं निकलेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे बाबा इकट्ठा हुए, जितने भी उड़ीसा के बहुत पुराने थे जो ज्ञानी थे, उन्होंने क्या करा, सब ने मिलके नरेंद्र को पहले निकाला और उसे कैसे ना कैसे बांधा, किसी चीज़ में उतारा। उसके बाद उन आत्माओं को बोला, लेकिन फिर भी वो जो आत्माएं थी उनमें से कुछ क्रूल थी बहुत ज़्यादा, तो वो उसके अंदर रहने लगी। तो जो वो लोग थे बाबा, उन्होंने बोल दिया कि ये वक्त के साथ ठीक होंगी, इनकी पूरी ज़िंदगी भक्ति में जानी है। तो जब वो इंडिया आ गई, जब वो यूएस आ गई, यूएस में आने के बाद वो कृष्ण जी की जो लड़की थी, वाइफ थी, इतनी बड़ी भक्त हो गई कि वो पूरा कृष्ण जी के तरह रिएक्ट करती थी। उनका हस्बैंड का बोलना था कि मेरी वाइफ के अंदर कृष्ण आते हैं, कृष्ण भगवान। वो माखन खाती थी पूरा निकाल के, और सारा मुरली मतलब हाथ में बांसुरी लेके बैठ जाती थी। और जब कृष्ण भगवान आते थे वो बिल्कुल ठीक रहती थी। उसके बाद दिक्कतें होती थी, लेकिन जब जब वो पूजा करती थी वो लड़की बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती थी। अब भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा पोजेशन है, लेकिन उतनी बड़ी चीज़ से वो लोग निकल के बाहर आ गए हैं अब। जैसे आपने बताया कि उड़ीसा के बड़े बड़े वो पंडित लोग लगे हुए थे उस नरेंद्र को निकालने के लिए, तो उन्होंने ऐसा किस वे में बोला कि अब ये भक्ति में आ जाएगी? तो उनको पता लग गया था कि इसके बाद अगर कभी किसी का उतारा कर देते हैं उसके बाद कोई क्या भक्ति में आ जाता है इंसान? देखिए क्या होता है, इंसान जब भगवान को नहीं मानता ना तो इन चीज़ों के घेरे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता था कि जब आपने इतनी बार लड़की को मंदिर विजिट करवा दिया तो कहीं ना कहीं उसे ये तो पता चल गया होगा, अगर मेरे को सही रहना है तो मेरे को भगवान के चरणों में तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बच्चा भी है ना। तो अगर सब कुछ सही रखना है तो पूजा पाठ करना पड़ेगा। फिर जो हमारे पास वीडियोस आई थी उसमें हनुमान चालीसा वो गा रही है, नहीं आती प्रॉपरली लेकिन कोशिश कर रही है। उसमें जितने भी कृष्ण जी के वो हैं क्या कहते हैं, जितने भी पूजा पाठ की आरती है वो गा रही हैं। जब भी वो गा रही है बिल्कुल ठीक है, जब नहीं गा रही तो वो क्या होता था, उनके साथ अचानक होता क्या था, उनकी गर्दन ऊपर हो जाती थी और उनकी आइज ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती थी और उनका जैसे गला चौक हो जाता था। उसकी भी वीडियो मेरे पास आ रही है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये उनके साथ होता था, लेकिन एट द एंड अब ये सब कुछ उनके साथ नहीं होता। तो अब वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल गई हैं। और इसका रीज़न यही है कि सिर्फ अगर आप नेगेटिव नहीं समझते तो भाई पॉजिटिव को थोड़ा सा समझ लो। पॉजिटिव आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जैसे आज तो इंसान पूजा करने से भी कतराता है, सोचता है बस हाथ जोड़ के निकल जाऊं। आप 5 मिनट 15 मिनट आरती नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो वो क्या ही आपकी मदद होगी फिर। आई थिंक इस स्टोरी से ना बहुत लोगों को एक चीज़ की प्रेरणा ज़रूर मिली है कि स्पिरिचुअल होना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू ये बहुत प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को। तो एक स्टोरी मुझे भी बताई गई थी कि एक चुड़ैल थी, उसने सिर्फ इस वजह से उस इंसान को परेशान नहीं करा क्योंकि उसकी जो माताजी थी वो बालाजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसने चुड़ैल ने बोला कि बालाजी की प्रोटेक्शन है, हनुमान जी की प्रोटेक्शन की वजह से ही कुछ नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं इसका कलेजा खा जाती अभी तक। तो पता नहीं, शायद या तो मैंने शायद आप ही के उस पर इंस्टाग्राम पे सुना था कि नहीं, तो मैंने ये और भी कहीं सुनी थी।
जहाँ पर हुआ ये था कि वो औरत अपने घर के बाहर सो रही थी और उस औरत को बेसिकली वो घर बन रहा था, तो कोई नानी या बुआ जी थी, उन्होंने बोला था एक लड़की को कि तू घर के बाहर सो जा। तो जब वो घर के बाहर सो रही थी उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि कोई राजस्थानी ड्रेस में, जिन्होंने ब्लाउज और वो सिर्फ वो पहनते ना घाघरा टाइप, वो औरत चलती आ रही थी और उसकी हाइट काफ़ी लंबी थी, 6 साढ़े 6 फुट थी। तो उस लड़की ने अपनी लैंग्वेज में पूछ लिया था, कटे जारी सा कुछ ऐसे करके पूछा था। तो वो जो औरत थी उसने बस उधर देखा उस लड़की की तरफ और वो भाग के वहाँ से, बहुत तेज़ी से भाग के वहाँ से निकल गई थी। तो अगले दिन उनके जो मोहल्ले पड़ोस की औरत थी उसके ऊपर पोजेशन हो गया था। तो जो नानी थी जिन्होंने बाहर सोने के लिए बोला था, वो नानी को बता दिया था उस लड़की ने कि रात को मेरे को ऐसा ऐसा दिखा था। तो नानी ही उस टाइम पे बोल रही थी कि तेरी बहुत अच्छी किस्मत है, ऐसे टोक मत दिया कर किसी को। तो जब वो नानी जी गई थी देखने के लिए कि किसके ऊपर पोजेशन हुआ है, तो पोजेशन के दौरान उसने बता दिया था कि कल तो इसकी लड़की बच गई क्योंकि मैं उसे खाने वाली थी, लेकिन उसके बगल में बालाजी खड़े थे और इसके पितर खड़े थे और बहुत सारे लोग रक्षा में थे। हमारे हनुमान जी तो सबकी प्रोटेक्शन करते हैं। एंड सबको मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी, आपकी इस वाली स्टोरी से यही चीज़ पता लगती है कि भक्ति या फिर इस पॉजिटिव इस की ओर जाना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस घेरे में आओगे ही आओगे। बिल्कुल जी, हर घर में आज के टाइम पे कोई सामने आके तो प्रहार करेगा नहीं, हर घर में यही चल रहा है। ये स्टोरी से सच में काफ़ी लोगों की आंखें भी खुली होंगी कि कितना ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना, कितना ज़रूरी है। एंड मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी सुन के कि एक एक लास्ट में एक पॉजिटिव तरफ गई है ये स्टोरी कि हाँ वो भक्ति की ओर आई है, तो उसको पता लगा कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये स्टोरी काफ़ी मेरे को तो थ्रिलिंग लगी काफ़ी, एंड आई नो कि ऑडियंस को भी काफ़ी थ्रिलिंग लगी होगी। तो अब नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ही अच्छा है रियल एक्सपीरियंस, इससे तो देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना जहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि पता नहीं किसकी गलती थी और कौन खेल गया। मतलब कि मुंबई से मेरे पास एक बार एक इंक्वायरी आई थी। उस इंक्वायरी में मुझसे पूछा गया था कि मुझे अपने ऊपर ब्लैक मैजिक चेक करवाना है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ोटोज़ देख के बता देते कि आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो उस फीमेल को अपॉइंटमेंट दिया गया 2-3 दिन बाद का, हालांकि उससे रहा नहीं जा रहा था, मुझे बात करनी है मुझे बात करनी है। तो मुंबई से वो लड़की थी, अच्छी खासी 52 साल की थी, और उनका कहना था कि मेरे को देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने उनकी इंक्वायरी जब देखी तो पता चला कि उनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ है, वशीकरण की चीज़ है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई वो मुझे हज़म नहीं हुई। जैसे उन्होंने बताया कि वो अच्छे खासे पद पे काम कर रही है, कहाँ कर रही है तो मैं नहीं बता सकता। उन्होंने बताया कि जिस ऑफिस में वो काम कर रही है वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। तो जो बताने वाली है उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा किसी को मुँह नहीं लगाती क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती, मतलब हो जाते हैं लोग। तो वहीं से क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था कि 52 साल की एक औरत है जो अपनी तारीफ़ कर रही है, ठीक है कोई नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने बारे में बताती चलती है कि मैं 2 साल पहले उनसे मिली थी और मैं बिल्कुल उसे मुँह नहीं लगाती थी। मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे वो ड्राइवर मिला था, तो वो मुझे सुबह लेने आता था, शाम को छोड़ने जाता था। लेकिन जब नॉर्मली कन्वर्सेशन होती थी तो वो बहुत चीज़ी लाइंस मेरे ऊपर करता था, जैसे फ्लर्ट करना, ये करना, वो करना। लेकिन उनके एक हस्बैंड थे और एक बच्ची 9 साल की। 52 साल में 9 साल की बच्ची बहुत मुश्किल से हुई थी, कुछ ना कुछ करवा के हुई होगी। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया करता था, तो मैं भी उससे जस्ट बात किया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ये नॉर्मली आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि आज आप ऑफिस नहीं आए, ऑफिस नहीं गई होगी वो। तो उन्होंने बोला कि आज आप ऑफिस नहीं आए, तो उसने बताया, जो फीमेल बताने वाली है, कि मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाई। तो जो सामने वाला लड़का था उसकी उम्र थी 25 से 26 साल और ये है 52 साल की। तो इस सामने वाले लड़के ने बोला कि ये क्या होता है, मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम क्या होती है, लड़की वाली प्रॉब्लम क्या होती है। तो उन्होंने बताया, एक्सप्लेन करा होगा अपने तरीके से। तो लड़के ने बोला कि एक काम करना, आप आते आते ना वो जो पैड होता है वो लेके आना ब्लड वाला, मुझे वो देखना है कैसा होता है, ठीक है। अब सुन के लगता है कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर वो औरत इस चीज़ पर तो गुस्सा हो जाएगी। ये औरत मेरे को बोल रही है कि मैं उसके लिए लेके गई थी, ये ऑफिस में लेके गई, उस लड़के ने अपने हाथ में उसे देखा और फेंकने की जगह अपने बैग में रख लिया। इस औरत को कुछ नहीं मालूम, इसने बोला मुझे ना तो काले जादू के बारे में पता, ना वशीकरण, कुछ नहीं पता मुझे बाद में जब उसने मेरा पॉडकास्ट देखा तब उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज हुई।
तो उस लड़के ने क्या करा, वो पैड लिया और अपने बैग में डाल दिया। उसके बाद से इस औरत का मानना है कि इसके ऊपर कोई वशीकरण हो गया। धीरे धीरे क्या होता था, जब वो लड़का इसके लिए कुछ लेके आता था ये खा लेती थी, कोई भी चीज़ इसे दी जाती थी ये खा लेती थी, कोई भी चीज़ हो रही थी इनके बीच में, ये कब आगे बढ़ते चले गए ये समझ नहीं आया। और हुआ क्या, कोविड की बात है, अचानक से इनके हस्बैंड, जो बताने वाली है उनके हस्बैंड हॉस्पिटल तक पहुँचे और वहाँ पे जाके वो एक्सपायर हो गए। तो अब हुआ क्या, कोई रोक टोक नहीं है 52 साल की औरत के ऊपर, कोई रोक टोक नहीं है। ये दोनों आपस में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। वो जो लड़का था उसके ऐसे हज़ारों कमिटमेंट्स थे कि अब अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो मैं संभाल लूँगा आपको, मैं आपका सहारा बन जाऊँगा, आपकी बच्ची है तो क्या हुआ मैं संभाल लूँगा। लड़के के घर वालों को पता था कि ये जो औरत है इनकी ऑफिस की है, ये नहीं पता था कि इनके बीच में चल क्या रहा है। उस औरत का घर में आने जाने वाला भी था। इस औरत ने उसे डाउन पेमेंट करके 3 से 4 लाख डाउन पेमेंट करके गाड़ी भी दिलवाई थी। और लड़का बहुत गरीब फैमिली से था और जो औरत है वो अच्छी खासी स्टेबल फैमिली से थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई इनके बीच में और अचानक से क्या हुआ, लड़के का एक दिन फ़ोन आता है कि मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है तो मैं क्या करूं। तो उन औरत ने बोला कि तुम बता दो हमारे बारे में। उसने बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आपको ना शाम को मैं बता दूंगा सबको घर में, और फिर कल मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे घर आके फिर मैं आपको मिलवा दूंगा। शाम को कॉल गया 52 साल की औरत के पास और उसने सीधा बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले उस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे और कोशिश करना आप मेरे सामने मत आना आज के बाद। 1 सेकंड में पेचे काट लिए बिल्कुल कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। अब हो क्या रहा है, इस औरत ने इस चीज़ को तो पहले ही एक्सेप्ट कर रखा था कि भाई कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी खुद की भी लाइफ है। लेकिन इस इंसान ने उसको इतने प्यार से कन्विंस कर लिया था कि मैं हूँ, कोई भी दिक्कत होगी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, कि मैं किसी और से भी शादी कर लूंगा बट मैं तेरे साथ हूँ स्टिल। वो तो बात हुई ही नहीं, इतनी तो बात गई नहीं थी कि मैं किसी और से शादी करूंगा। हर तरफ ये था मैं हूँ, मैं हूँ, कोई भी दिक्कत है मैं हूँ, मैं हूँ। ठीक है, इस औरत ने ये भी उसके सामने बोला था, जो आपने सिचुएशन दी है ना कि आप उसके साथ भी रह के मेरे साथ रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे हस्बैंड तो है ही नहीं अब। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, ये औरत उसे भुलाने की कोशिश करती है तो उसके दिमाग में फ्लैशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं इस लड़के के। जैसे वो तो लड़का कट गया, वो तो अपनी लाइफ में शादी वादी कर ली, सब सेटल हो गया, लेकिन ये औरत जो है ना, ये उसके पीछे पागलपन की तरीके से पीछे पड़ी हुई है। बार बार बोल रही है कि मेरे को पता है अक्षय, वो जैसे मेरे से बात हो रही है कि अक्षय मुझे पता है वो मेरे बिना रह नहीं सकता, और मुझे ये भी पता है अक्षय वो अपनी शादी से खुश भी नहीं है, अपने आप से ही सब वो कुछ, तो फैमिली प्रेशर की वजह से उसने हाँ बस हाँ, ये अपनी तरफ से बनाई जा रही है कि मुझे पता है वो तो ऐसा है ही नहीं, उसने तो बस उसकी जो साथ में आने कर आज जिससे शादी हुई है उसने कुछ कर दिया होगा, घर वालों ने उसके ऊपर कुछ कर दिया होगा, मैं तो बता रही हूँ मेरे से वो प्यार करता है, उसने इतने कमिटमेंट दिया, मैंने उसे गाड़ी भी दिलवाई है, सब कुछ करा है। जब हमने चेक करवाया ना, जब हमने पूरी तरीके से पता करा, तो एक्चुअली में जो पता चला वो ये पता चला कि वो जो लड़का था उसने तो वशीकरण करवाया ही था, लेकिन इसने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने पति मरवा दिया। हाँ जी, माय गॉड, ये तो बिल्कुल स्टोरी। हाँ, हमें ये पता चला कि इसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपने हस्बैंड तक को ख़त्म करवा दिया, और ये पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ी हुई है। और ये मेरे को कॉल पे बोल रही है कि अक्षय 2 चीज़ें कर दो, या तो वो तड़पता हुआ मेरे पैरों में आ जाए या फिर वो इस दुनिया से चला जाए। हमने आज जोड़ ली, मैं मैडम आपकी ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर सकते, आपने तो जो करना था कर लिया, हमारे हाथ में नहीं है केस, और हमने उसी चीज़ तभी की तभी उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये चीज़ उसने नहीं बताई कि हस्बैंड कैसे गए क्या नहीं गए, हमें पता चल गया कि एक्चुअली जब आपने इन्वेस्टिगेट करा इस चीज़ पे। इन्वेस्टिगेशन तो क्या है, हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनको सिद्धि प्राप्त है, तो उनके सामने सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। जैसे आपने बताया था कि उसने उससे कुछ पैड लिया था, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो वशीकरण के लिए, क्योंकि एक कोई अपनी चीज़ कोई किसी को दे रहा है तो वो उसके थ्रू कोई ना कोई वशीकरण कर सकता है। देखो एक चीज़ को समझ, आप अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मेरे को कोई कुछ खिलाएगा ना, जैसे एग्जाम्पल आपने बहुत मूवीज देखी होगी, अभी शैतान मूवी भी आई थी, उसमें एक बेसन का लड्डू खिला दिया, ठीक है, वो होता है टाइम बीइंग तक, कि एक टाइम है, तब तक आपके ऊपर वशीकरण रहेगा। अब एक चीज़ को समझना कि मेरा एक रुमाल है, ठीक है, और उस रुमाल पे
पूरी तरीके से खून लगा हुआ है, तो कोई एक धागा भी यूज़ कर सकता है। मतलब अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, वो मेरी आत्मा को तब भी नहीं छोड़ेगा। मेरा एक एक जो डीएनए है, वो डीएनए उसके पास जा चुका है, और कितने फॉर्म में जा चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बार बार बोला जाता है कि आप थोड़ा सा पैड संभाल के रखो, कोई आपके आगे पीछे बाल काटने की कोशिश करे, नेल्स थोड़ा सा देख के रखो। आप जब लोग ये जो मस्से वगैरह कटवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो ऐसे नॉर्मली कटवा के कहीं भी छोड़ देते हैं, उनसे भी ये चीज़ें होती हैं। तो जो डीएनए अगर वो कहीं ना कहीं किसी के हत्थे चढ़ गया, तो वो किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकता है। अभी जैसे आपने डीएनए की बात करी थी, तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, आई थिंक ऑडियंस ने भी देखी होगी, कि सारा अली खान एयरपोर्ट से आ रही थी एंड पता नहीं किसी ने पिंच करा कि उसका ब्लड लेने के लिए क्या, बट वो देख के पता लग रहा था कुछ ब्लैक मैजिक का हो रहा है। देखो वो रील मैंने अपलोड की थी और वो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें हुआ क्या था कि जब वो एयरपोर्ट से आ रही थी सारा अली खान मैम, तो कोई एक फ़ीमेल थी जो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ यहाँ से निकालने की कोशिश करी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब इस पर तब तक क्वेश्चन मार्क नहीं था जब तक ये इंसिडेंट था। वो पकड़ी कब गई? जब कैमरा बिल्कुल सही फ्रेम में था, और जब वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई तो उस औरत ने पलट के कैमरे की तरफ गुस्से में देखा। तब लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा था कि भाई ये किसी नेगेटिव इरादे से आई थी, वो कामयाब नहीं हो पाई, तो उसका रिएक्शन कैमरे में कैप्चर्ड हो गया। ये पूरी स्टोरी थी उसकी। एंड आई थिंक सारा अली खान को भी फील हुआ था, वो उसने भी ऐसे करके देखा था, लाइक उसको भी फील हुआ था कि किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है। उन्हें पता है, लेकिन वो लोग रिएक्ट नहीं करते इस चीज़ पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट होते रहते हैं और वो न्यूज़ में इस चीज़ को बताते रहते हैं। तो कुछ लोग बोल देते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएगा। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ था, बिपाशा बासु के साथ हुआ था, या गोविंदा के साथ तो बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, उनके पीछे कोई पड़ ही गया था। और ऐसे एक्टर्स मुझे नहीं लगता कि पब्लिसिटी के लिए गोविंदा जैसे पब्लिक को झूठ बोलेंगे। जैसे आपने बताया कि उसने एक औरत ने उस अपने पति को मरवा दिया, तो अब आप ये बता सकते हैं कि जो आपके सिद्ध हैं, जो देख के बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे मरवाया अपने पति को एक प्यार के लिए? देखो ये हुआ क्या ना, कि जब कोई इंसान किसी को पागल की तरह प्यार करता है, प्यार क्या, मेरी तरफ मैं तो ये सोचूंगा कि शायद वो जो औरत थी वो सहारा ढूंढ रही थी कोई, उसे भी कठपुतली की ज़रूरत थी और कुछ भी नहीं था। 52 साल में 25 साल के इंसान से प्यार करना मेरे हिसाब से प्यार नहीं होता, ज़रूरत सी होती है। उसने क्या करा एट द एंड, मैं बता देता हूँ, उस औरत का ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। उसने कुछ ना कुछ उसके खाने में कुछ ना कुछ मिलाया हस्बैंड के। जब आप देखोगे ना कोविड में इतने सारे केसेस थे जिनका ना तो पोस्टमार्टम ढंग से हो पाया, उनको सीधा डेड डिक्लेयर कर दिया और कोविड बता दिया गया। तो जो हमारी नज़रों में ये आया था कि उसके खाने में कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के 1-2 दिन के अंदर ही वो ख़त्म हो गए थे। ये एक्सपीरियंस सुन के तो काफ़ी, मतलब आई थिंक जागरूकता भी फैली होगी कि ये क्या चल रहा है। मतलब 52 साल की औरत प्यार में पड़ रही है, वो भी 25 साल के लड़के से, एंड ये सब कर रही है। एंड सुन के तो मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि लाइक ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। आप एक चीज़ को समझो ना, ये जितनी भी मूवीज़ आती हैं, जैसे राज हो गई, कॉन्जरिंग हो गई, और मैं जैसे क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई इन चीज़ों का अस्तित्व है या नहीं है, ब्लैक मैजिक है या नहीं है, तो मेहंदीपुर बालाजी देख लो, या आप ऐसी ऐसी लोकेशंस आपको सुनने में मिल जाएगी जहाँ पर भूत प्रेत उतरते हैं या फिर लोग वहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्रिया होती है। कुछ शमशान में रात को बैठते हैं, वहाँ से मशान उठा लेते हैं, जिन उठा लेते हैं, घर घर में ब्लैक मैजिक होता है। तो फिर पुलिस भी इस चीज़ के ऊपर क्यों इतना अगेंस्ट जाती है? जैसे बोलते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इस चीज़ को नहीं मानता, ये ब्लैक मैजिक वगैरह का, लेकिन इनके लिए भी संविधान में कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन है। अभी जैसे मैं किसी पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे मैंने बताया कि कैथल हरियाणा के अंदर एक जगह है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी। और जिस गांव में, जिस गली में हुई थी, वहाँ पर लोग बुरी तरीके से कैमरे के सामने चिल्ला रहे थे कि ये एक्टिविटी इन्होंने करी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरी जो बेटी है वो करवा चौथ से पहले गुजर गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो है, वरना इंसान इतना पागल थोड़ी ना है कि वो बेफालतू में अपनी बेइज्जती करवाएगा कैमरे के सामने। नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड जो जितना जल्दी मान जाए। अदरवाइज बहुत लोग हैं, ऑफिस में भी मेरे काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर हैं तो प्रूफ ला के दो कि लाइक भूत भी एग्जिस्ट करते हैं या ये। एक काम करना है, एक बार ना उनसे पूछना है, जब रात को टॉयलेट करने जाते हो तो डर लगता है? किस चीज़ से डरते हो भाई?
एक हॉरर मूवी देखते हो तो डरते क्यों? हम्म। रात को अकेले क्यों नहीं निकल जाते रात के 2 बजे? तब क्यों वही किसी के साथ चाहिए होता रात है? को क्यों तुम्हें हनुमान जी याद आ जाते हाँ? हैं? जय बजरंगबली। जब आपको 2:30-3 बज रहे होते हैं तब आपको बजरंगबली जी याद आ जाते हैं। वैसे दिन में तो आपके लिए कोई कुछ है ही नहीं, तो मंदिर भी क्यों जा रहे हो? मंदिर तो फिर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, डर की वजह से क्यों मंदिर जा रहे हो? बालाजी जो है, हनुमान जी का बालाजी महाराज जो मंदिर है, उस पर उतारा किस चीज का हो रहा है? एग्जैक्टली। आप एक काम करो ना, उनको बस इतना बोल दो, एक काम करो वहां जाओ और जबरदस्ती किसी के हाथ से लेके प्रसाद खा लो। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। उनके तो रूल्स है ना इतने सारे कि पीछे पलट के नहीं देखना। एक काम करना, हर कदम पे पीछे पलट के बोलना आजा मेरे ऊपर। अगर इतना है तो ये करके दिखा दो फिर, है ना? जाओ करो। एग्जैक्टली, ये मैं जरूर बोलूंगी वैसे उनको। बिल्कुल। बस इतना पूछना कि आपको रात को डर लगता है? बिल्कुल जरूर कभी कभार तो बोल देंगे नहीं लगता, किसी दिन आराम से पूछना, यार मेरे को ना कल रात को डर लग रहा था, तेरे को लगता है? अपने आप बोल देंगे भाई कभी कभी तो लगता है, तो किस चीज से लगता है? एग्जैक्टली। स्टार्ट बनने के लिए ना कि हम तो लड़के हैं, लाइक ये सब कुछ नहीं होता, तो दिखाया जाता है। मैडम लड़कियों का ज्यादा है। हम्म। मरने के बाद लड़कियां ही भटक रही हैं। हाँ अच्छा। देख लो आप, हर जगह देखोगे भूतनी। भूतनी। भूतनी दिख गई, सफेद कपड़ों में भूतनी दिख गई। लड़कियों का ज्यादा है किस वे में? ज्यादातर आपने सुना है कि उस घर में मर्द भटक रहा है? यही तो सुनते हो कि उस घर में कोई फीमेल एंटिटी है। हर जगह आपको ज्यादातर फीमेल एंटिटी हाँ सुनने को ये तो मिलेगा। है। पीपल के पेड़ के नीचे भी चुड़ैली पाई जाती है। हाँ। ये भी बोला जाता है। बिल्कुल। तो ये स्टोरी तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी, लाइक एंड में जो ट्विस्ट आया